समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद के सांसद चुने गए हैं, उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 2017 में वहां से बीजेपी के टिकट पर बाबा गोरखनाथ चुनाव जीत करके विधानसभा तक पहुंचे थे और 2022 में उनकी हार हुई थी अवधेश प्रसाद से। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। मिल्कीपुर सीट से विधायक थे इससे पहले अवधेश प्रसाद जो नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। लगातार दोनों पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में टिकट को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दोनों पार्टियों के तमाम नेता वो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव में यह है कि आखिर उपचुनाव में अब की बार बाजी कौन मारेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए यही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए ही ज्यादा मजबूत स्थिति इस बार दिख रही है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए जिसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों से बढ़ करके 37 सीटों पर आ गई। तो वहीं पर बीजेपी 63 से घट करके 33 पर सिमट गई। तो बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां पर पेपर लीक जैसे मामले लगातार पिछले दिनों तूल पकड़ रहे थे, तो इस बार भी विधानसभा के उपचुनाव में पेपर लीक जैसे मुद्दे सामने आएंगे, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा होने वाला है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रेटजी बनाई है, क्या वो काम कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ रही थी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अखिलेश यादव की माने तो उसमें अगड़ा भी आ जाता है। तो पीडीए की रणनीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई और ये बात लोकसभा चुनाव के परिणाम से ही स्पष्ट हो गया कि जो आने वाला चुनाव है वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव पीडीए की ही रणनीति पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा फायदा मिला है। जो सीटें लगातार बढ़ी हैं समाजवादी पार्टी की। तो वहीं पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटजी लगातार फेल होती जा रही है। 2024 के चुनाव में जो आंकड़े आए वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा तो था जब बीजेपी की अयोध्या से हार हो गई। क्योंकि इस बार विधानसभा सीट जिस पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। मिल्कीपुर सीट से विधायक थे इससे पहले अवधेश प्रसाद जो अब की बार 2024 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और अयोध्या सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा करके संसद तक पहुंचे। इसलिए वो सीट खाली हुई है और अब वहां पर भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देगी और बीजेपी किसको टिकट देगी। चूंकि अब की बार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद के सांसद चुने गए हैं, उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 2017 में वहां से बीजेपी के टिकट पर बाबा गोरखनाथ चुनाव जीत करके विधानसभा तक पहुंचे थे और 2022 में उनकी हार हुई थी अवधेश प्रसाद से। तो सस्पेंस बीजेपी में भी बना हुआ है। लेकिन ये विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव योगी की स्थिति को बीजेपी में निर्धारित करेगा। यदि बीजेपी का उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की स्थिति और भी मजबूत होगी बीजेपी में। जो अभी तक ये सस्पेंस लग रहा था कि योगी को हटाया जा सकता है, वो यदि उपचुनाव में बीजेपी की अच्छी सीटें मिल गई, 10 सीटों में 7 या 8 सीटों के साथ बीजेपी आ गई, तो फिर योगी आदित्यनाथ की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब की बार जो रणनीति होने वाली है बीजेपी की, वो चुनाव रैलियों को कवर करने के माध्यम से यही पता चल रहा है कि जो 2012 से 2017 का समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा है, उसी को बेस बना करके बीजेपी इस उपचुनाव में उतरने वाली है। क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपने सभी प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी लगातार काफी जोरों से उपचुनाव की तैयारियां कर रही है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।